प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डेविस महोदय के भौगोलिक चक्र की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम पेंक महोदय के अपर्दन चक्र की संकल्पना की बात करेंगे। पेंक महोदय जर्मनी के विद्वान थे, जिनका पूरा नाम वाल्टर पेंक है। इन्होंने डेविस के जो समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना थी उसे स्वीकार नहीं किया, जबकि अपने मॉडल का जो प्रतिपादन किया उसका नाम इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस दिया। तो इन्होंने भौगोलिक चक्र सिद्धांत की जगह ये मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम नाम से अपना सिद्धांत दिया और इन्होंने ये बताया कि जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था का कोई योगदान नहीं होता, जबकि उत्थान की दर और अपवर्तन की दर ही स्थलाकृतियों को प्रभावित करती है। अर्थात उत्थान किस दर से हो रहा है, किस तेज़ी से हो रहा है, और अपवर्तन जो है वो किस तरह से उस पर होता है, यही स्थल रूपों को प्रभावित करते हैं। जबकि डेविस महोदय ने कहा था कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में संरचना, प्रक्रम और अवस्था होती हैं। तो उनका जो सिद्धांत था वो समय आधारित था और इनका जो है वो समय आधारित नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र में अवस्था जो शब्द काम में लिया, अर्थात उन्होंने स्थलाकृतियों की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, तो इन्होंने अवस्था की जगह जर्मनी भाषा का शब्द इंटिम काम में लिया, जिसका तात्पर्य होता है विकास। तो इन्होंने जानबूझकर भौगोलिक जो चक्र है या चक्र शब्द काम में नहीं लिया और उसकी जगह इंटिम अवस्था की जगह काम में लिया है। और पेंक महोदय ने डेविस महोदय की जो 3 अवस्थाएं थी, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण, उनके स्थान पर ऑफ स्थितिजन्य, ग्लिकफर्मिंग और अब स्थितिजन्य शब्द काम में लिए हैं, जिनका तात्पर्य होता है बढ़ती दर से विकास, समान दर से विकास और घटती दर से विकास। तो इस तरह पेंक महोदय ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक ग्राफ का प्रदर्शन किया। तो इन्होंने बताया कि उत्थान से जो पहले स्थलखंड होता है उसका नाम इन्होंने प्राइमारंभ दिया, अर्थात जो एक समतल प्राय मैदान होता है और उसमें जब उत्थान होता है तो उससे पहले उस स्थलखंड को इन्होंने प्राइमारंभ कहा। और फिर बताया कि उस स्थलखंड में धीरे धीरे उत्थान होता है और उत्थान के साथ ही अपवर्तन शुरू हो जाता है, जबकि डेविस ने बताया था कि पहले उत्थान होता है और उत्थान की समाप्ति के बाद है अपवर्तन शुरू होता है। दूसरा, पेंक महोदय ने बताया कि जो स्थलाकृतियाँ प्रभावित होती हैं वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था से न होकर उत्थान की दर और अपवर्तन की दर से होती हैं। अर्थात डेविस महोदय ने स्थल रूपों को संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल बताया, अर्थात ये संरचना से, प्रक्रम और अवस्था से ही स्थलाकृतियाँ प्रभावित होती हैं, उनका विकास होता है। लेकिन पेंक महोदय ने बताया कि किसी स्थलाकृति में उत्थान की दर कितनी है और अपवर्तन और विस्थापन की दर का अनुपात क्या है, वो उस स्थल रूप को प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। इस तरह पेंक महोदय ने 3 अवस्थाओं के माध्यम से, जिनका नाम उन्होंने ऑफ स्थितिजन्य, ग्लिकफर्मिंग और आप स्थितिजन्य दिया था, अपने इस मॉडल को दर्शाया है। पहली जो अवस्था इन्होंने मानी है ऑफ स्थितिजन्य इंटिम, इसका तात्पर्य होता है तीव्र गति से विकास की अवस्था। तो इसमें जो है उत्थान तीव्र गति से होता है, तो उत्थान की दर अधिक होती है और अपवर्तन की दर कम होती है, इसलिए स्थलाकृतियों में लंबवत अपवर्तन अधिक होता है, नीचे की ओर अपवर्तन अधिक होता है। घाटी की गहराई में वृद्धि होती है, जिससे वी आकार की घाटी, गार्ज व कैनियन का निर्माण होता है, जबकि पार्श्विक अपवर्तन अर्थात जो किनारों का अपवर्तन है वो कम होता है, इसलिए घाटी की चौड़ाई नहीं हो पाती। तो पहली अवस्था में उत्थान अधिक होता है और अपवर्तन की दर कम होती है। तो पहली अवस्था कहलाती है ऑफ स्थितिजन्य इंटिम, ऑफ स्थितिजन्य इंटिम।
बढ़ती दर से विकास। दूसरी अवस्था ग्लिकफर्मिंग इंटिंक्लोंग, ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। तो इस का तात्पर्य होता है समान दर से विकास, ग्लिकफर्मिंग इंटिंक्लोंग। तो दूसरी अवस्था में जो है पार्श्विक अपरदन शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था को भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, अ, ब और स। तो पहली अवस्था में उत्थान अधिक होता है और अपरदन कम होता है। इसमें दूसरी अवस्था है, इसमें जो है उत्थान और अपरदन दोनों बराबर हो जाते हैं। और जो इसकी तीसरी अवस्था है उसमें उत्थान कम और अपरदन अधिक। तो दूसरी अवस्था में जो है जो विकास है स्थलाकृतियों का वो समान दर से होता है, उसमें अपरदन और जो उत्थान है वो लगभग बराबर रहते हैं। अंतिम जो अवस्था इन्होंने बताई है वो अब स्थितिजन्य इट्टिंक्लोंग, मतलब घटती दर से विकास। तो इस अवस्था में जो है उत्थान तो समाप्त हो गया और अपरदन शुरू रहता है, और अपरदन भी पार्श्विक अपरदन होता है। लंबवत अपरदन इस अवस्था में बंद हो जाता है। तो लंबवत अपरदन से तो घाटी गहरी होती है, जबकि पार्श्विक अपरदन से घाटी चौड़ी होती है। तो जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो नीचे हो जाते हैं और अंत में एक समतल प्राय मैदान में बदल जाते हैं। तो इन्होंने भी इस तीसरी अवस्था जो डेविस महोदय ने वृद्ध अवस्था बताई थी, इनकी है ओब स्थितिजन्य इट्टिंक्लोंग। तो इसमें पार्श्विक अपरदन होने से जो ऊपर उठा हुआ ये भूभाग है ये अंत में जाकर एक मैदान में बदल जाता है। तो उस संप्राय मैदान या पेनीप्लेन कहते हैं, लेकिन इन्होंने उसकी जगह इंड्रप शब्द काम में लिया। डेविस महोदय ने तो उसे पेनीप्लेन या संप्राय मैदान कहा, जबकि पेंक महोदय ने उसके लिए इंड्रप शब्द काम में लिया। तो संप्राय मैदान जो तीसरी अवस्था में है एक विस्तृत समतल मैदान हो जाता है, उसमें कुछ चोटियाँ अवशिष्ट रहती हैं। तो उन शंक्वाकार चोटियों को पेंक महोदय ने मोनाडनाग कहा था, जबकि इन्होंने कहा इंसेलबर्ग। तो जो तीसरी अवस्था संप्राय मैदान में कुछ बिखरी हुई शंकु आकार की चोटियाँ होती हैं वो पेंक महोदय ने इंसेलबर्ग नाम दिया। और यहीं इसमें बास चुंजेन या गुरुत्व ढाल, जो खड़ा ढाल होता है उन चोटियों का, उसे गुरुत्व ढाल या बास चुंजेन कहा, जबकि जो मंद ढाल होता है उसे वास ढाल या होल्डन हैग शब्द काम में लिया। तो इस तरह पेंक महोदय ने भी अपने इस सिद्धांत को एक तरह से चक्रीय अवस्था के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने जर्मन भाषा के कुछ कठिन शब्द काम में लिए। उन शब्दों की हमने चर्चा कर ली है, जैसे कि प्राइमारेम्फ है, उत्थान से पहले का जो स्थलखंड है उसे कहते हैं। बांस चुंजेन जो संप्राय मैदान में खड़ा ढाल है उसे बांस चुंजेन या गुरुत्व ढाल कहते हैं। होल्डन हैग या वास ढाल जो है वो मंद ढाल को कहते हैं, जबकि इंसेलबर्ग का मतलब तीव्र आकार वाली शंक्वाकार पहाड़ियाँ, और इंड्रप का मतलब संप्राय मैदान। धन्यवाद।